मैं अनिका सिर्फ 7 साल की थी जब मेरी माँ की डेथ हो गई और उसके तुरंत बाद पापा दूसरी शादी करके नई माँ ले आए। मेरी नई माँ और सौतेली बहन हमेशा मुझसे बुरा बर्ताव करते। मैं बहुत खूबसूरत दिखती थी और इसीलिए मेरी सौतेली माँ अक्सर मुझे मारा करती। फिर जब मैं 15 साल की हुई तो अचानक एक ही महीने के अंदर न जाने कैसे मेरे हार्मोन्स बिगड़ गए और मैं मोटी और भद्दी हो गई। मेरा वजन 120 किलो हो गया था। बाद में मुझे पता चला कि मेरी माँ ने धोखे से मुझे ऐसी दवाइयाँ खिला दी थी जिसकी वजह से मेरे हार्मोन्स बिगड़ गए और मैं मोटी हो गई। हर कोई मेरा मजाक उड़ाता था और कोई लड़का मेरे करीब नहीं आना चाहता था। मैं इतनी डिप्रेस थी कि सुसाइड करना चाहती थी। फिर एक दिन मेरे लिए एक रिश्ता आया, कुणाल डोगरा, शहर का सबसे हैंडसम और रिच बिजनेसमैन। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना हैंडसम लड़का मुझसे शादी क्यों करना चाहता है, पर मैं खुश थी। मुझे लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शादी के बाद जो हुआ वो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। शादी के फेरे खत्म होते ही मेरा पति कुणाल दिल्ली चला गया और अगली सुबह अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। और ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक ऐसी अनहोनी की शुरुआत थी जो आज तक मेरे लिए एक रहस्य बना हुआ है। क्योंकि जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि मैं पूरे 4 महीने प्रेग्नेंट हूँ। पर ये कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी लड़के ने छुआ तक नहीं था, फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी? पर मेरी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। दुनिया ने मुझ पर चरित्रहीन होने का लेबल लगा दिया। यहाँ तक कि मेरे अपने पापा ने भी मेरा यकीन नहीं किया। पर जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका मतलब अनिका सच कह रही थी। पिछले 5 महीनों में सच में कोई लड़का घर नहीं आया और ना ही वो घर के बाहर निकली। तो फिर ये प्रेगनेंसी? मेरी प्रेगनेंसी अब मेरे पापा के लिए भी एक गहरा राज बनती जा रही थी। देखते ही देखते और कई महीने बीत गए और मैंने 2 फूल जैसे जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। इसमें से एक लड़का था और एक लड़की। उन बच्चों को देखकर मैं अपने सारे गम भूल गई। मैं अभी दोनों बच्चों को अपनी गोद में लेने जा ही रही थी कि अचानक एक नकाबपोश आदमी ने उन दोनों बच्चों को मुझसे छीनने की कोशिश की। मैं उस वक्त कमजोर थी, इसीलिए पूरी कोशिश के बावजूद उस आदमी का सामना नहीं कर पाई। मैंने अपनी बेटी को तो उस नकाबपोश से बचा लिया, पर वो नकाबपोश मेरे बेटे को छीनने में कामयाब हो गया। इस सदमे से निकलने के लिए मैं अपनी बैंगलोर वाली मौसी के पास चली गई और अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी शुरू की। देखते ही देखते 6 साल बीत गए। इन 6 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। मैं अब पहले की तरह मोटी नहीं बल्कि एक स्लिम फिगर वाली खूबसूरत औरत में तब्दील हो चुकी थी और किसी के लिए भी मुझे पहचान पाना अब मुश्किल था। यही नहीं, इन 6 सालों में मैं एक जानी मानी डॉक्टर बन चुकी थी और डॉक्टर अमृता के नाम से मशहूर थी। फिर एक दिन अचानक पापा का कॉल आया। अनिका, तुम्हें अर्जेंटली मनाली आना होगा। यहाँ तुम्हें 2 पेपर साइन करने हैं, एक डिवोर्स पेपर और दूसरा वो। खैर तुम घर आओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। कुणाल तुम्हें लेने के लिए एयरपोर्ट चला जाएगा। यूँ तो मैं मनाली के नाम से ही घबरा जाती थी क्योंकि मेरे अतीत की बुरी यादें उस जगह से जुड़ी थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे अतीत की परछाई मेरी 6 साल की बेटी रिया पर पड़े। पर मैंने फैसला किया कि मैं अपने डर का सामना करूंगी। मैंने मन ही मन खुद को हौसला देते हुए कहा, अपने अतीत से और कितना भागेगी अनिका? यही मौका है तेरे उस अधूरे काम को पूरा करने का जो तू 6 साल पहले नहीं कर पाई थी। तुझे अपने खोए बच्चे को ढूंढना ही होगा। ये सोच के अनिका ने अपना सामान पैक किया और अपनी बेटी रिया के साथ मनाली की फ्लाइट में बैठ गई। जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई, अनिका ने देखा कि उसका पति कुणाल एयरपोर्ट के बाहर अनिका का वेट करते हुए खड़ा था। तभी अचानक कुणाल की नजर एयरपोर्ट के दरवाजे पर पड़ी और अनिका को देखकर वो उसकी खूबसूरती में खो गया। यार, इतनी खूबसूरत लड़की तो मनाली में कभी दिखी ही नहीं। अनिका के बदले हुए रूप के कारण उसका पति कुणाल उसे पहचान नहीं पाया था और इसीलिए उससे फ्लर्ट करने लगा। हेलो मिस गॉर्जियस, आप मनाली में नहीं लगती हैं। पर अनिका ने कोई जवाब नहीं दिया और जल्दी जल्दी में रिया को टैक्सी में बिठाया और खुद जब टैक्सी में बैठने जा रही थी तब कुणाल ने थोड़ा मायूस होते हुए कहा, वैसे आपको मनाली में किसी भी चीज की जरूरत हो तो सिर्फ एक ही नाम याद रखिएगा, कुणाल डोगरा। किसी से भी मेरा नाम पूछिएगा, मेरे घर तक छोड़ जाएगा आपको। पर अनिका बिना कुछ कहे ही वहाँ से निकल गई। इधर कुणाल अब भी एयरपोर्ट में अनिका का इंतजार कर रहा था और वहाँ अनिका अपने पापा के घर पहुँच चुकी थी। अनिका को देखते ही उसके पापा ने पूछा, अरे तुम आ गई, कुणाल कहाँ है? अपने पापा की बात का जवाब दिए बिना अनिका बोली, अब तो बता सकते हो ना कौन सा अर्जेंट काम है, किस लिए बुलाया है मुझे? अनिका के पापा ने हिचकिचाते हुए उससे कहा, वो बेटा, तुम्हें 2 पेपर साइन करने हैं। कैसे पेपर्स? देख बेटा, 6 साल से तू और कुणाल अलग हैं। तू अपनी जिंदगी में खुश है और अब वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए बेहतर है कि तुम दोनों डिवोर्स ले लो। तुझे डिवोर्स पेपर पे साइन करना है। ये सुन अनिका ने तुरंत कहा, मैं तैयार हूँ, बताइए कहाँ साइन करना है? अनिका के पापा ने उसकी तरफ एक डॉक्यूमेंट बढ़ाया और अनिका ने बिना किसी सवाल जवाब के उन पे अपना सिग्नेचर कर दिया और फिर बोली, वैसे पापा, कुणाल के दादाजी तो डिवोर्स के खिलाफ थे, क्या वो इस बात के लिए मान गए?
अनिका का ये सवाल सुनकर उसके पापा ने कहा, तूने शायद ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा था तुम्हें 2 पेपर साइन करने हैं, एक डिवोर्स पेपर और दूसरा ये जो कुणाल के दादाजी चाहते हैं। ये कहकर अनिका के पापा ने एक और डॉक्यूमेंट अनिका की तरफ बढ़ा दिया। अनिका ने एक एक करके उस डॉक्यूमेंट के पन्ने को पढ़ना शुरू किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और गुस्से से उबलती हुई अपने पापा से बोली, छी! एक बाप होकर आप अपनी बेटी से इन पेपर्स पर साइन करने के लिए कह रहे हैं। कुणाल के दादाजी ने ये घटिया शर्त रखी और आप मान गए। इतना कहकर अनिका गुस्से में वहाँ से निकल गई और एक टैक्सी में बैठकर अपने होटल के लिए निकल पड़ी। पूरे रास्ते अनिका कुणाल के दादाजी की शर्त के बारे में सोच रही थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, मैं तो यहाँ मनाली अपने खोए हुए बेटे को ढूंढने के मकसद से आई थी। मुझे क्या पता था कि यहाँ एक नई मुसीबत मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि अगर इतने सालों बाद पापा ने मुझे मनाली बुलाया था तो उसमें जरूर उनका कोई मतलब होगा। पर अब कुछ भी हो जाए, मुझे जल्द से जल्द अपने खोए हुए बेटे को ढूंढना होगा। तभी अनिका को कुछ याद आया और उसने एक नंबर डायल किया। ये नंबर उसके क्लासमेट पंकज का था जो मनाली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। अनिका ने पंकज को अपनी कहानी बताई कि कैसे एक आदमी ने डिलीवरी के तुरंत बाद हॉस्पिटल से उसका बच्चा चुराया था और फिर आखिर में अनिका बोली, पंकज प्लीज मेरी मदद करो, कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं मेरे बेटे तक पहुंच सकूं। पंकज पहले से इस केस से वाकिफ था, इसलिए अनिका की पूरी बात सुनने के बाद पंकज ने कहा, चलो अगर मैं मान भी लूं कि तुम जो कह रही हो वो सब सच है, फिर भी मैं ऑफिशियली तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि कहीं भी ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये बता सके कि तुम्हारे जुड़वा बच्चे हुए थे। आई एम रियली सॉरी। अनिका का दिल बैठ सा गया। उसके बेटे तक पहुंचने की उसकी उम्मीदें कम होती नजर आ रही थी। पर तभी पंकज बोला, देखो अनिका, मैं एक बात कह सकता हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड मनाली में जितने भी गलत काम होते हैं, चाहे वो किडनैपिंग ही क्यों ना हो, सारे केसेस में कहीं ना कहीं तुम्हारे ससुराल वाले यानी डोगरा खानदान का हाथ होता ही है। देखो अगर वहीं से कुछ पता चले तो। पंकज के फोन रखने के बाद अनिका गहरी सोच में डूब गई। वो यही सोच रही थी कि भला कुणाल से ये इन्फॉर्मेशन कैसे निकलवाई जाए। यही सब सोचते सोचते अनिका अपने होटल पहुंच गई। वहां अनिका के होटल लॉबी में कुणाल सुबह से उसके इंतजार में बैठा था। कुणाल ने जब से अनिका को एयरपोर्ट में देखा था तब से वो उसका दीवाना हो गया था। वो अनिका का नाम तो नहीं जानता था पर उससे ये इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि अनिका इसी होटल में ठहरी हुई है, इसीलिए वो अनिका से मिलने यहाँ पहुँचा। जैसे ही अनिका होटल लॉबी में दाखिल हुई तो कुणाल ने एक गुलदस्ता उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, व्हाट अ सरप्राइज! मैं यहाँ किसी और से मिलने आया था, मगर कौन जानता था कि आप मिल जाएंगी। कुणाल की आंखों में अनिका का झूठ साफ नजर आ रहा था, लेकिन अपनी खोई बेटी को वापस पाने की आखिरी कड़ी कुणाल था। इसलिए अनिका ने बात को आगे बढ़ाने के लिए गुलदस्ता ले लिया। कुणाल अनिका को मौका देखकर पूछ लेता है, यहीं बगल में एक बहुत अच्छी कॉफी शॉप है, क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगी? अनिका बिना देर किए हाँ कर देती है। कमाल है, हम लगातार 2 दिनों से मिल रहे हैं, लेकिन मुझे आपका नाम तक नहीं पता। अनिका इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। कुणाल अनिका को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए हाथ मिलाने के लिए एक हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, हाय, माय नेम इज कुणाल डोगरा एंड योर्स? अनिका टेंशन में कुछ सोचने लगी और फिर हाथ मिलाकर कहा, रागिनी। कुणाल और अनिका कॉफी शॉप पहुंचे और कोने की किसी टेबल पर जाकर बैठ गए। सारे रास्ते अनिका ने सिर्फ कुणाल की बातें सुनी थी, लेकिन वो मन ही मन वो सोच रही थी कि वो कुणाल से अपने बच्चे के बारे में कैसे पूछे। तभी कुणाल चेयर पर बैठते हुए एक सवाल पूछता है, आपकी छोटी बहन में और आप में काफी एज डिफरेंस है। मेरा मतलब वो 6-7 साल की होगी और आप 21-22 की। बस अनिका इसी मौके की तलाश में थी। अनिका ने तुरंत जवाब दिया, काफी अच्छी जानकारी है आपको मेरी। वैसे कुछ जानकारी मैंने भी इकट्ठा की है आपकी। अच्छा, जैसे कि आप मैरिड हो। ये सुनते ही कुणाल के सारे अरमानों पर जैसे पानी फिर गया हो, वैसे उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अनिका कंटिन्यू करती है, इनफैक्ट आपकी शादी के वक्त आपकी वाइफ 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, है ना? कुणाल हैरान होकर पूछता है, रागिनी, तुम ये सब कैसे जानती हो? आप ही ने कहा था कुणाल डोगरा का नाम मनाली में किसी को भी पूछूं तो वो आपके घर तक छोड़ देगा। कुणाल अपने सनग्लासेस उतारकर अपना हाथ सिर के पीछे वाले हिस्से पर मार के अपने नसीब को कोसते हुए कहता है, देखो रागिनी, उस लड़की के साथ तो मैंने 2 मिनट भी नहीं गुजारे। शादी के फेरे पूरे होते ही मैं दिल्ली चला गया था और जब वापस आया तब तक उसकी डिलीवरी का वक्त हो चुका था। उसने एक बच्ची को जन्म दिया और अपनी मौसी के साथ बेंगलुरु चली गई। बस इतना ही? और उसका बेटा कहाँ है? ये सुनकर कुणाल एकदम से सुन्न हो गया। उसकी आवाज जैसे उसके हलक में
अटक गई हो। वैसे अटक अटक के वो बोला, वो बेटा नहीं, कौन बेटा? अनिका का पारा पूरी तरह चढ़ चुका था। उसने बिना कुछ सोचे खुद की बात पर जोर देते हुए सीधा ही पूछ लिया, उसका बेटा। उस लड़की ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, तो उसका बेटा कहाँ है? कुणाल चौंका हुआ तो था ही, लेकिन साथ ही उसको हल्का सा शक हुआ कि रागिनी इस तरह अनिका के बारे में क्यों पूछ रही है। और तभी मानो जैसे अनिका ने कुणाल के एक्सप्रेशंस पढ़ लिए हो। वैसे तो वो तुरंत बात घुमाते हुए बोली, ठीक है, मत बताओ। मैं भी ऐसे किसी इंसान के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकती जो मुझसे बातें छुपाता हो। इतना कहकर अनिका झूठ मूठ का वहाँ से उठकर जाने का नाटक करने लगी। अनिका कुछ कदम आगे चली ही थी कि तभी पीछे से कुणाल ने नर्वस सा मुंह बनाकर थोड़ी बुझी हुई आवाज में कहा, देखो रागिनी, मैं सचमुच नहीं जानता कि उस बच्चे का क्या हुआ। प्लीज मेरा यकीन करो। ये सुन के अनिका की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वो समझ चुकी थी कि कुणाल उसकी किसी काम का नहीं है, इसलिए वो कुणाल को टालने के इरादे से बोली, मैं जल्दी से नए दोस्त नहीं बनाती। उनके बारे में जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो मैं दोस्ती नहीं करती। अब तो सब कुछ जान लिया मेरे बारे में, अब तो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दो। इतनी आसानी से नहीं, तुम्हें इंतजार करना होगा। इतना कहकर अनिका वहाँ से चली गई। अगले दिन अनिका की सौतेली बहन कामनी तेज कार चलाकर किसी का पीछा कर रही थी। ये कोई और नहीं कुणाल था। कामनी और कुणाल की मंगनी हो चुकी थी, पर पिछले कुछ दिनों से कुणाल का बर्ताव कुछ अजीब था। कुणाल ना ही कामनी का फोन उठा रहा था और ना ही कॉल बैक कर रहा था, इसलिए कामनी को कुणाल पर शक होने लगा। कामनी ने देखा कि कुणाल की गाड़ी होटल पैराडाइज के बाहर रुक गई और वो होटल के स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस देने लगा। मेरे दोस्त यहाँ शाम 6 बजे से आना शुरू हो जाएंगे, उन्हें किसी भी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। कुणाल ने जेब से पैसों की गड्डी निकाली और उनके हाथ में रख दी। और पैसे चाहिए तो मिल जाएंगे, मगर याद रखना कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सारा हॉल फूलों से सजा देना, और हाँ, यहाँ बीच में एक स्पॉटलाइट और मुझे एक फॉलो लाइट भी चाहिए। जब मैं वो दरवाजे से अंदर आऊंगा तो मेरे हाथ में फूलों का गुलदस्ता होगा। मैं चाहता हूँ कि वो फॉलो लाइट मुझे फॉलो करे। मैं चलकर लड़की के पास आऊंगा और जैसे ही मैं उसके पास पहुँचूं, हॉल की सारी लाइटें ऑन कर देना। ठीक इस वक्त डीजे से कहना कि मैंने सिलेक्ट किया हुआ गाना बजा दे। दरवाजे के बाहर खड़ी कामनी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि कुणाल आखिर करना क्या चाहता था। तभी वहाँ होटल का एक सफाई स्टाफ वहाँ आया। उसने कामनी को इस तरह खड़ी देखकर हैरानी से पूछा, एक्सक्यूज मी मैडम, आपको कुछ चाहिए? वेटर को देख कामनी घबरा के वहाँ से भाग गई। उधर कुणाल ने वेटर को एक तस्वीर दिखाकर कहा, इस लड़की को गौर से देखो, इसका नाम रागिनी है और ये तुम्हारे होटल में ही रुकी है। बस तुम्हें ये पता लगाना है कि होटल के किस रूम में रुकी है। फिर कुणाल ने जेब से एक लेटर निकाला, उसे देते हुए कहा, जैसे ही वो मिल जाए उससे बस ये लेटर दे देना। होटल स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देकर कुणाल वहाँ से निकल गया। वो अपनी जेब से फोन निकालकर एक हाथ से ड्राइव करते हुए एक हाथ से मैसेज टाइप करने लगा। कुणाल ये मैसेज अपने नजदीकी दोस्तों को करने वाला था। वो चाहता था कि वो अपनी नई खूबसूरत दोस्त को अपने सारे फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाए। गाड़ी चलाते हुए मैसेज भेजने वाले कुणाल को ये नहीं पता चला कि कब उसने गलती से ये मैसेज कामनी को भी भेज दिया। जैसे ही कामनी ने ये मैसेज पढ़ा तो उसका चेहरा खिल गया। ठीक शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के बॉल रूम में पहुंच जाना। ये मैसेज पढ़कर कामनी को लगा कि सारी प्लानिंग कुणाल ने इसलिए की थी ताकि आज शाम को वो कामनी को शादी के लिए प्रपोज कर सके। कामनी खुशी से उछल पड़ी और उसने मन में सोचा, आज उस अनिका की बच्ची को बताती हूँ कि कामिनी क्या चीज है। ये सोचकर उसने अनिका को फोन लगाया। तुम्हें क्या लगा कि तुम कुणाल के दादाजी की शर्त नहीं मानोगी तो वो मुझसे शादी नहीं करेगा? जरा सी सुंदर क्या दिखने लगी? तुम्हें लगा कि कुणाल को मुझसे छीन लोगी? ये तुम्हारी गलतफहमी है। आज शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के बॉल रूम में आ जाना। अपनी आँखों से देख लेना कुणाल कितना प्यार करता है मुझे। अगर हिम्मत हो तो आ जाना। और एक बात अनिका, तुम्हारे बीते हुए कल के बारे में तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ। अगर तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ अहम बातें जानना चाहती हो तो जरूर आना। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल बॉल रूम शाम 6 बजे। अनिका हैरान हो गई और सोचने लगी कि आखिर अनिका के अतीत की किस बात की ओर इशारा कर रही थी कामनी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कामनी अनिका की खोई बेटी के बारे में कुछ जानती है। यही सोचकर अनिका ने उस पार्टी में जाने का फैसला किया। शाम को ठीक 6 बजे अनिका होटल के बॉल रूम में पहुंची। एक बेहद साधारण कुर्ते में भी वो बेहद सुंदर लग रही थी। हर लड़की की नजर बस अनिका पर ही टिकी थी। तभी पार्टी में कामनी की एंट्री हुई। तभी वहाँ कामनी अपनी दोस्त पूजा के साथ आई। कामनी ने ऑफ शोल्डर 1 पीस गाउन पहना था। गाउन की लंबाई कुछ ज्यादा थी। कामनी ने दोनों हाथों से गाउन को उठाया था। गले में हीरो का हार, मैचिंग ब्रेसलेट और कानों में बड़े डायमंड स्टड्स झुमके। भारत की ज्यादातर लड़कियां शादी में इतना नहीं सजती होंगी जितना कामनी इस पार्टी के लिए सज के आई थी। ये देखकर उसका एक दोस्त बोला, क्या बात है कामिनी, आज कुछ स्पेशल है क्या? तो किसी ने कहा,
कोई हमें भी तो बताओ किस बात की पार्टी है आज। कहीं आज तुम दोनों कोई बड़ा अनाउंसमेंट तो नहीं करने वाले? ये सुनकर कामनी के गाल लाल हो गए। वो चाहकर भी अपनी स्माइल नहीं छुपा सकती थी। थोड़ी देर रुक जाओ, सब कुछ पता चल जाएगा, तब तक पार्टी एंजॉय करो। लाउड म्यूजिक बजने लगा और लड़की लड़की आपस में डांस करने लगे। वैसे तो कामनी ने अनिका को देख लिया था, मगर वो जानबूझकर अनिका से 2 टेबल दूर जाकर बैठी। अनिका ने जैसे ही कामनी को देखा तो वो उसके टेबल के पास गई और रिक्वेस्ट करते हुए पूछा, तुम फोन पर मेरे पास्ट के किसी राज की बात कह रही थी? कामिनी, अगर तुम मेरे बेटे के बारे में कुछ जानती हो तो प्लीज मुझे बताओ। कामनी अनिका को घूरने लगी। अनिका की खूबसूरती कामनी की आंखों में चुभने लगी थी। कुछ ही सेकंड में कामनी को एहसास हो गया कि सादे लिबास में भी अनिका कामनी से काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कामनी की जलन अचानक गुस्से में बदल गई। उसने बड़ी रूडली अनिका से कहा, अरे अरे, ऐसी भी क्या जल्दी है अनिका दीदी? तुम्हारे अतीत का काला राज भी तुम्हारे आगे जरूर खोलूंगी, पर पहले पार्टी को एंजॉय करो। कुणाल मुझे कैसे प्रपोज करता है ये नहीं देखोगी? सच बताओ, कुणाल ने मेरे लिए इतनी अरेंजमेंट्स की हैं। ये देख के तुम्हें जलन हो रही है ना? तुम्हें क्या लगा था तुम्हारा ये बदला हुआ रूप देखकर कुणाल मुझसे रिश्ता तोड़ देगा? ये तुम्हारा वहम है। कामनी की बात सुनकर अनिका बोली, देखो, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं बस अपने खोए बेटे को वापस पाना चाहती हूँ। मुझे बस उसके बारे में बता दो, वो कहाँ है? कामनी की आवाज अब जोर पकड़ रही थी। और कितने दाग लगाओगी परिवार पर? बेशर्मी की हद होती है। एक नाजायज बच्चे को लेकर घूम रही हो और दूसरे का पता पूछ रही हो, और अब यहाँ मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश कर रही हो। अच्छा किया था माँ ने तुम्हारे साथ। इतनी मोटी और बदसूरत होने के बावजूद कुंवारी माँ बन गई थी। अगर तुम उस वक्त ऐसी लगती तो पता नहीं क्या करती। अनिका के चेहरे का रंग उठते देख कामनी को मजा आने लगा था। जले पर नमक छिड़कते हुए कामनी ने कहा, और इतनी मोटी और बदसूरत होने के बावजूद पता नहीं किस आवारा के साथ रात बिता कर आई थी। शी, तुम्हें तो सौतेली बहन कहने में भी शर्म आती है। ये सुनते ही अनिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो बोली, क्या कहा तुमने? मुझे शर्म आनी चाहिए? और जो तुम्हारी माँ ने मेरे साथ किया उसका क्या? अरे सौतेला व्यवहार तो मेरे साथ तुम लोगों ने किया है। देखो कामिनी, मैं तुमसे और बहस नहीं करना चाहती। अगर तुम्हें कुछ भी पता है मेरे बेटे के बारे में तो प्लीज बताओ मुझे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अनिका की तड़प उसकी आंखों और शरीर में साफ दिखाई दे रही थी। वो कांपते हाथों से कामनी के आगे गिड़गिड़ाने लगी, पर तभी गलती से जूस का गिलास कामनी के कपड़ों पर उलट गया। कामनी अपना गाउन झटकते हुए खड़ी हुई। यू स्टूपिड वुमेन, मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी। जानबूझ के किया ना तुमने ये सब? मैं जानती हूँ तुम यहाँ किस मकसद से आई हो। तुम बस किसी तरह मेरी पार्टी खराब करना चाहती थी ना? गेट आउट फ्रॉम हियर। कामनी ने अनिका को धक्का मारा। अनिका जमीन पर गिरी। उसे तो नहीं लगी, मगर उसका फोन टूट गया। कामनी पूजा के साथ अपना ड्रेस ठीक करने वॉशरूम चली गई। तभी अचानक बॉलरूम की लाइट्स ऑफ हो गई। मेन डोर की फॉलो लाइट शुरू हो गई। जब गेट खुला तो अंदर कुणाल एक गिटार के साथ एंटर हुआ। बॉलरूम में चारों तरफ अंधेरा था। स्पॉटलाइट सिर्फ कुणाल पर थी। कुणाल ने गिटार की स्विंग पर एक बार जोर से उंगलियां फेरी और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बड़े फिल्मी अंदाज से कुणाल बोला, आज मैं अपने दिल की बात एक लड़की से कहने वाला हूँ। बस आप सबका मुझे उसमें थोड़ा सा साथ चाहिए। अंधेरे में लोग आवाज करने लगे। अरे कौन है वो लड़की? हमें भी तो बताओ। किसी ने कहा। अरे भाई जरा खुल के बोलो, जो कहना चाहते हो। तो कहीं से आवाज आई, एक काम करो, कोई अच्छा सा गाना गाओ। बॉलरूम में हल्की लाल लाइट ऑन हुई। कुणाल की नजर फोन ऑन करने की कोशिश करती हुई अनिका पर पड़ी। कुणाल की उंगलियां गिटार स्ट्रिंग्स पर घूमने लगी। वो गिटार पर एक रोमांटिक धुन बजाने लगा। सब लोग सुर में ताली बजाकर और चुटकी बजाकर उसका साथ दे रहे थे। वॉशरूम से कामनी पूजा के साथ बाहर आई। कामनी ने देखा कि उसने कुणाल की एंट्री मिस कर दी थी। उसने अपना एक पाँव जोर से जमीन पर पटका और पूजा से कहा, उस अनिका ने पूरी शाम का मजा खराब कर दिया। पूजा ने कहा, शाम तो अभी शुरू हुई है, तुम अपना मूड मत बिगाड़ो। देखो कुणाल तुम्हारे लिए कितनी अच्छी धुन बजा रहा है। हाय, काश कोई मुझे भी इतना प्यार करता। कुणाल की उंगलियां गिटार पर जादू बिखेर रही थी। वो धुन बजाते हुए बिल्कुल धीरे धीरे अनिका की ओर बढ़ रहा था। कामनी अपना ड्रेस दोनों हाथों से पकड़े धीरे धीरे कुणाल के पीछे चल रही थी। कामनी को लग रहा था कि कुणाल की नजर उस पर नहीं पड़ी। शायद कुणाल उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुणाल की नजरों में सिर्फ एक ही लड़की थी जिसकी ओर वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। जैसे ही कुणाल अनिका के नजदीक पहुंचा, वो अपने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मैंने आज तक तुम जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? अनिका को ये सब बहुत अजीब लगा। वो बस कमरे में यहाँ वहाँ देखने लगी।
कामिनी को जो हुआ उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो बोलने की कोशिश कर रही थी मगर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। किसी तरह कामिनी ने पूरी जोर लगाकर अपने मुंह से आवाज निकाली। कुणाल, ये क्या कर रहे हो? कुणाल ने पीछे मुड़कर देखा तो बिल्कुल चौंक गया। वो उठकर बोला, कामिनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? कामिनी ने कुणाल का कॉलर पकड़कर उससे पूछा, तुमने ये सब कुछ इसके लिए किया है? कामिनी की सांस फूलने लगी थी। कुणाल ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस चुका था। उसने अपना हाथ झटकते हुए कामिनी से कहा, देखो तुम चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। सारे दोस्तों के सामने कामिनी की बहुत बड़ी इंसल्ट हुई थी। लोग मन ही मन हंस भी रहे थे कामिनी पर। कामिनी की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो रोते रोते कुणाल को पूछने लगी, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? तुमने इसके लिए मेरा दिल तोड़ा, इस बेशर्म लड़की के लिए मेरा दिल दुखाया। कामिनी और कुणाल की बहस देखकर अनिका को एहसास हो गया कि यहाँ हालत बहुत बिगड़ चुके हैं और इस वक्त उसका यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। इसलिए वो वहाँ से उठकर बाहर जाने लगी। ये देखकर कुणाल कामिनी पर भड़क गया। जस्ट शट अप कामिनी, तुम्हें तो बात करने की भी तमीज नहीं है। तुम्हारी वजह से रागिनी गुस्सा होकर चली गई। मेरी पूरी पार्टी खराब कर दी तुमने। ये कहकर कुणाल भी अनिका के पीछे चल पड़ा और कामिनी ने मन में सोचा, रागिनी? ये कुणाल अनिका को रागिनी क्यों कह रहा था? क्या ये लड़की सच में अनिका नहीं रागिनी है और अब तक अनिका बनने का नाटक कर रही थी, या फिर अनिका ने कुणाल से झूठ बोला? मुझे तो पहले से ही शक था कि भला वो मोटी अनिका इतनी सुंदर कैसे बन गई। जो भी हो, मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। उधर दूसरी तरफ अनिका जैसे ही बॉलरूम के बाहर निकलने वाली थी कि अचानक एक गुलाब में लिपटी हुई चिट्ठी उसके पैरों पर आकर गिरी। अनिका ने जैसे ही वो चिट्ठी खोली तो उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर उसका गला सूख गया। डॉक्टर अमृता रागिनी या फिर अनिका गुलेरिया, किस नाम से बुलाऊं तुम्हें? तुम्हारे ये नाम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, मुझे नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी पूरी सच्चाई पता है। वो रहस्यमयी प्रेगनेंसी, वो नकाबपोश और कुणाल के दादाजी का कॉन्ट्रैक्ट। जानना नहीं चाहोगी कौन है तुम्हारे जुड़वा बच्चों का बाप और क्या हुआ तुम्हारे खोए बच्चे के साथ? अगर तुम ये राज जानना चाहती हो तो बदले में तुम्हें। और चिट्ठी में जो आगे लिखा था वो पढ़कर अनिका के हाथ पाँव कांपने लगे। इस चिट्ठी ने अनिका के आगे एक नई उलझन खड़ी कर दी थी। आखिर कौन है वो इंसान जिसने ये चिट्ठी लिखी थी और उसे अनिका के अतीत के बारे में इतना सब कैसे पता है और वो अनिका से क्या चाहता है? कुणाल के दादाजी अनिका से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहते थे और आखिर क्या है अनिका की रहस्यमयी प्रेगनेंसी का सच? जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए ये सुपरहिट कहानी एक लड़की को देखा तो बिल्कुल फ्री।